मातृभूमि में अब बात करेंगे तालिबान की। अफगानिस्तान पर आतंकी संगठन तालिबान का राज हो गया है और सवाल यह है कि इससे हिंदुस्तान को कितना खतरा है। तालिबान के राज का मतलब यह है कि दुनिया में दहशतगर्दी का अब एक नया अध्याय शुरू होगा। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब दुनिया में आतंक चरम पर था और उसी दौरान कंधार हवाई जहाज किडनैपिंग की घटना हुई थी। तो उसी दौरान अफगानिस्तान में रहकर लादेन ने अमेरिका पर हवाई हमला बोला था। अब एक बार फिर तालिबान के शासन से अलकायदा के जिंदा होने की आशंका है और सिर्फ अलकायदा ही नहीं, आईएसआईएस और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन भी फिर से न सिर्फ सक्रिय होंगे बल्कि दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब एक देश पर राज आतंकियों का होगा तो फिर हिंदुस्तान के लिए खतरा बड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान की सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर तक लगती है और जो सीमा हिंदुस्तान की अफगानिस्तान से सटती है वो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी पीओके का इलाका। और पूरी दुनिया जानती है कि पीओके ही दहशतगर्दी का द्वार है, जहां से आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और आतंक मचाते हैं। ऐसे में लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को संजीवनी मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर इसका असर होगा। और हम आपको बता दें कि काबुल में करीब 130 भारतीय मौजूद हैं। इनमें भारतीय राजदूत और डिफेंस अताशे समेत वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। बड़ी खबर इस समय की। इसके अलावा काबुल के गुरुद्वारे में करीब 280 अफगानी सिख फंसे हुए हैं। लोगों की निकासी के लिए अमेरिका के साथ भारतीय अधिकारी लगातार संपर्क में हैं और अमेरिका के पास इस वक्त काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रणय, स्थिति बेहद गंभीर है। धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में अफगानिस्तान की कमान आ गई है। ऐसे में भारत के लिए इसको कितना बड़ा खतरा माना जाए और जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए अब आगे की क्या राह? देखिए, सबसे पहले तो चिंता इस बात की है कि जो भारतीय वहां मौजूद हैं, जिन लोगों को भारत वहां से निकालना चाहता है, उनकी सुरक्षित निकासी है वो मुनासिब हो सके, वो मुमकिन हो सके, इसकी कोशिशें, इसकी कवायदें चल रही हैं। काबुल एयरपोर्ट की क्या तस्वीरें हैं ये किसी से छुपा नहीं है। शोभना, आपको भी पता है, एबीपी न्यूज़ के दर्शक भी सुबह से देख रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर किस कदर अफरा तफरी का माहौल है, किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो काबुल इंटरनेशनल जो है हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके टारमेक के ऊपर मौजूद है। लोग हवाई जहाज पर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है कि भारत के जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे हैं, एम्बेसी पे हैं, उनको कैसे सबसे पहले एक तो एयरपोर्ट पे लाया जाए, जहाज कैसे सुरक्षित उतर सके। इस मामले में कोऑर्डिनेशन चल रहा है अमेरिका के साथ, जिसके पास काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एटीसी है, कंट्रोल है। अमेरिकी फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं और एक एक करके विभिन्न देशों की फ्लाइट्स आ रही हैं। चूंकि नो टाइम इशू कर दिया गया है, यानी जो नागरिक उड़ाने हैं, जो सिविल एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए अफगानिस्तान का एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है। आज सुबह भी हमने देखा कि दिल्ली की तरफ आने वाली 2 फ्लाइट, जिसमें एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो शिकागो से आ रही थी, उसे भी अफगान एयर स्पेस से वापस पलटाया गया है सुरक्षा कारणों के चलते हुए, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान पहुंचा जाए। तो कोशिशें इस चीज को लेकर हैं कि पहले तो भारतीयों की वहां से सुरक्षित निकासी हो सके। दूसरी बात, बड़ी चिंता इस बात को लेकर भी कि आगे इसके फॉलोआउट्स क्या होंगे ये देखना होगा, क्योंकि तालिबान की सरकार किस शक्ल में आती है, सत्ता किस तरह से संभालती है और आगे के समीकरण क्या बनते हैं, बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगे। जी शोभना। बिल्कुल, जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैनेंद्र मौजूद हैं। जैनेंद्र, जैसा कि प्रणय कह रहे हैं, सैन्य विमान ही एकमात्र विकल्प अब लगता है अगर भारतीयों को बाहर निकालना है अफगानिस्तान से। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो नाती रिश्तेदार हैं क्या वो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं? क्या मंजर आप देख रहे हैं? देखिए शोभना, 2 फ्लाइट आज दोपहर आनी थी काबुल से, लेकिन दोनों ही फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन मोहित आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखाएं जिस पर सूचना जो है वो दी जाती है। एक फ्लाइट 1:05 पर आनी थी और दूसरी फ्लाइट 2:15 बजे आनी थी काबुल से, लेकिन दोनों ही फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो चूंकि ये सूचना है लोगों के पास कि एयर स्पेस बंद है अफगानिस्तान का,
तो ना तो कोई उड़ान वहाँ जा रही है और ना ही वहाँ से कोई उड़ान आ रही है, बल्कि ये अफगानिस्तान होकर के जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उधर से गुजरती हैं उनके लिए भी अब दूसरा जो है वो रास्ता वो ले रही हैं। तो ये सूचना है, इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति के परिजन जो है वो यहाँ पर इकट्ठे नहीं है, लेकिन जो लोग भी हैं वो अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंतित जरूर हैं और हम लोगों से ही अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, लेकिन चूंकि वहाँ पर एयर स्पेस बंद है इस वजह से वहाँ से उड़ान नहीं आ रही है। और वही शोभना, वही सब इंतजार है कि क्या व्यवस्था होती है वहां पर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। बेहद बेहद परेशानी भरा समय उन लोगों के लिए जो इस समय अफगानिस्तान में फंस गए हैं, और क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में कमान आ गई और 20 साल पहले की तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है, जिस तरीके से तालिबान अपना शासन चलाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं, अहमद जिया गनी अफगान शरणार्थियों के नेता हैं। मैं पहले काटजू साहब आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है और ये बहुत विलंब हो गया है, तमाम भारतीय वहां पर फंस गए, तो क्या ये विलंब हमारी गलती है? क्योंकि इस स्थिति की जो आशंका थी वो तो बहुत पहले से हमें होने शुरू हो गई थी कि काबुल बचेगा नहीं तालिबानियों के कब्जे से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विलंब ऐसा हुआ है। परिस्थितियों को देख के राजदूतावास को बंद करने का फैसला लिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो राजदूत हैं वहाँ वो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत कार्यकुशल, और मुझे ये भी विश्वास है कि भारत सरकार भी हमारे राजदूतावास की और वहाँ के कर्मचारियों की और जो भारतीय वहाँ हैं उनके हिफाजत की पूरी कोशिश करेगी। और इस वक्त कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा और देशों के साथ। एक और चीज आप देखिए कि अभी तक, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी तक तालिबान ने काबुल में प्रवेश करने के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे विदेशी नागरिकों के जान और माल के खतरे की खबर आई हो। ना ही उन्होंने किसी भी देश के राजदूतावास के कर्मचारियों के जाने में कोई रुकावट लगाई। जो दृश्य काबुल एयरपोर्ट के थे वो अफगान और काबुल की जनता के हैं, जो कि मुझे लगता है उनमें से अधिकांश वो हैं जिन्होंने अमेरिकियों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ, उनकी सेनाओं के साथ काम किया है। तो उनको आशंका है कि अगर जब तालिबान पूर्ण रूप से सत्ता संभाल लेंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और उनके बारे में उनका एक विरोध होगा, तालिबान का एक रोष होगा, आक्रोश होगा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है काटजू साहब, मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं आऊंगी आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई के खलीज टाइम्स के मुताबिक काबुल में तालिबानियों ने आम नागरिकों से लाइसेंसी हथियार वापस लेना शुरू कर दिया है। तालिबानियों का कहना है कि अब आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत हथियारों की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि अभी तक आम नागरिकों के लिए ऐसा जरूरी था, लेकिन अब तालिबान आम लोगों को सुरक्षा देने में समर्थ है। तो बड़ी खबर, जो लाइसेंसी हथियार थे उसको लेना शुरू कर दिया है तालिबान ने। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। खिलाड़ियों के परिवार वाले सुरक्षित हैं। खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप और IPL में खेलेंगे। तो अफगान क्रिकेट बोर्ड का ये बयान सामने आया, वर्ल्ड कप और IPL में अफगानी खिलाड़ी जो हैं वो खेलेंगे और परिवार उनके सुरक्षित। अफगानिस्तान में अब तालिबान अपना कब्जा जमा चुका है। राष्ट्रपति देश छोड़कर रवाना हो चुके हैं। तालिबान ने कब्जा अपना पूरी तरह से पूरे देश पर कर लिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की दहशत सुनाई दे रही है। बड़ी खबर भी है, बताया ये भी जा रहा है कि 130 भारतीय भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भारतीय राजदूत और डिफेंस अताशे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। केंद्र सरकार अपने नागरिकों की वापसी के लिए अमेरिका से लगातार बातचीत कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि तालिबान से हिंदुस्तान को कितना खतरा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। विवेक काटजू जी पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं, अहमद जिया गनी अफगान शरणार्थियों के नेता हैं। मैं कर्नल दानवीर आपका रुख करना चाहूंगी। आज जिस तरीके की तस्वीरें एयरपोर्ट से निकल कर आ रही हैं, अगर किसी देश में ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाए तो जो नागरिक है वहां पर उनकी लाचारी और बेबसी साफ देखी जा सकती है इन तस्वीरों में। लेकिन जो हमारा कंसर्न है बतौर भारतीय, वो वहां पर फंसे हुए भारतीय हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अब सैन्य मदद के अलावा
कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, सैन्य जहाज भेजना पड़ेगा क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है कमर्शियल प्लेन्स के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल ही, मेरे ख्याल से कल या परसों, तालिबान के प्रवक्ता ने भारत के निवेश की तारीफ़ करी और ये कहा कि आपके राजनयिक और आपके लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यानी कि हमारे लोगों के ऊपर उस तरीके से खतरा नहीं है। ए बी, जहाँ तक अपने लोगों को वहाँ से निकालने का सवाल है, अगर हम बात कमर्शियल एयरलाइंस की करें और विज़ावी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें, तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर ज़्यादा लोग लेके आए जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई सैर सपाटे की परवाज़ नहीं होगी, ये इवैक्यूएशन की परवाज़ होगी। और इवैक्यूएशन के लिए चाहे हमने यमन की बात कर लें, चाहे इराक की बात कर लें, जब भी कभी हमने इवैक्यूएट किया है तो बड़े पैमाने पर, तो हमने अपने बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर। तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक लॉजिकल स्टेप रहेगा कि ग्लोबमास्टर्स का इस्तेमाल करके हम अपने लोगों को एक साथ और जल्दी से जल्दी निकाल सकें। ठीक है, अहमद जिया गनी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अफगान शरणार्थियों के नेता हैं अहमद जिया गनी साहब। स्थिति बहुत विकट हो गई है और अब ये आने वाले समय में और बिगड़ते हुए देख रहे हैं आप? यस मैम, अब जो देख रहे हैं आज अफ़गानिस्तान का हालत क्या चल रहे हैं, और ये निगरानी सबका है। आपका जो एम्बेसी का जो लोग है इंडिया, जो बहुत प्रोजेक्ट था वहाँ, जो इंजीनियर्स था, जो लेबर्स था वहाँ काम कर रहा था, स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी और के बैन के उधर ऊपर काम कर रहा था। ऐसे हमारा भी रिश्तेदार, परिवार, पेरेंट्स सब अफ़गानी का भी वहाँ है। ये सबका निगरानी यही है कि हम कैसे उसका जान सेव करके वही अफ़गानिस्तान से निकाल रहा। क्योंकि पता है आपका, जो वो लोग जो सरकार के साथ काम किया, कोई इंटरनेशनल NGO से काम किया, चाहिए ये जो आपका इंजीनियर्स, आपका प्रोजेक्ट था उसके साथ भी काम कर रहा था, उनका भी जान का खतरा है। क्योंकि तालिबान हमेशा उन लोगों का टारगेट करते हैं जो किसी जैसे इंटरनेशनल NGO और सरकार के साथ काम कर रहा था। अभी आप सोचें कि हमारा जो रिफ्यूजी यहाँ रहते हैं, अफ़गान स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, उसका पेरेंट्स, उसके फैमिली सब वही है। ठीक है, अभी ये मतलब खतरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ता जा रहा है। विवेक काटजू पूर्व राजनयिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। काटजू साहब, मजहबी कट्टरपंथी एक पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं और दुनिया में एक अजीब सी चुप्पी है। अमेरिका ने जो फैसला लिया उसकी जिसे कहा जाए कि जो बुराई है वो हर जगह चल रही है, लेकिन दुनिया में एक अजीब सी चुप्पी देखने को मिली। इस तरीके से पूरे एक देश के ऊपर कब्जा, और तब जब आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होने की बात करती है। हर देश अपना हित देखता है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सच्चाई। और जहां तक तालिबान का मामला है, अमेरिका को कभी भी परहेज तालिबान से पहले नहीं था। 1990 की दशक, मुझे याद पड़ता है कि जो पहली मीटिंग यूनाइटेड नेशंस ने बुलाई थी 1996 में, नवंबर के महीने, मैं वहां मौजूद था, भारत की डेलीगेशन का पार्ट था। अमेरिका के नुमाइंदे ने कहा, तालिबान इज एन ऑथेंटिक अफगान ग्रुप। हाँ, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो अलग हैं, वो रूढ़िवादी हैं, लेकिन ऑथेंटिक अफगान ग्रुप है। अमेरिका को परहेज हुआ तालिबान से जब तालिबान के संबंध अलकायदा से बने, और जब 1996 में वहां उसामा बिन लादेन सूडान से जलालाबाद पहुंचे, तब से उनको वहां उनसे परहेज हुआ। और फिर 2001 में 9/11 की जब की वाकया हुआ, तो उन्होंने तालिबान से कहा, अमेरिका ने, कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलकायदा को हमें सौंप दें। तालिबान, मुल्ला उमर ने कहा, ये हमारी परंपराओं के खिलाफ है, हम एक इस्लामी कोर्ट बनाएंगे और आप वहां पर अपनी एविडेंस दीजिए, और अगर वो इस्लामी कोर्ट कहता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा
आपने गलत काम किया है तो हम उनको सजा देंगे, लेकिन हम हमारी जो पश्तून परंपराएं हैं, पश्तून वली जिसको कहते हैं, उसके तहत हम इसको नहीं आपको सौंप सकते। तब अमेरिका ने उन पर वार किया। उसके बाद का इतिहास अलग है, क्योंकि तालिबान एक बार पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान पहले से उनका फायदा उठा रहा था, और फिर तालिबान और अमेरिका के बीच में लड़ाई हुई 20 साल, और जिसका नतीजा हम देख चुके। तो आप जब कहती हैं कि ये कट्टरवाद चल रहा है, धार्मिक कट्टरवाद तो है दुनिया में, लेकिन हर देश जैसे अपना इसमें अपना हित देख के काम बढ़ाता है आगे। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ठीक, लेकिन ये जमीनी काटजू साहब, यही से मेरा सवाल पैदा होता है, नहीं हट सकते। और आखिरी काटजू साहब, मेरा सवाल यही से पैदा होता है, क्योंकि आप राजनयिक रहे हैं, आप इस तरीके की स्थितियों को भलीभांति समझते हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को यह समझाएं कि अब हम भारतीयों के हित के लिए ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इसमें आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये देख रहा हूं, मैं कश्मीर को लेकर भी सवाल उठाना चाहती हूँ कि क्या कश्मीर में अब स्थिति और खराब होगी? दो चीजें मैं आपसे कहूं। पहली बड़ी चीज, बड़ी पिक्चर देखिए। भारत का जो पश्चिम पड़ोस है, वहां पर भारत के लिए खतरा बढ़ रहा है। चीन, मुझे पूरा विश्वास है कि चीन अफगानिस्तान पर नजर लगाए है, और वो गलतियां वो नहीं करेगा जो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने की। ठीक है, वो चाहता है, चीन का मकसद है कि अफगानिस्तान के जो संसाधन हैं, जो हिंदू कुश में हैं, उसको वो अपने लिए जोड़े। और इस वक्त क्या सिचुएशन, पाकिस्तान चीन का क्लाइंट स्टेट, ईरान में चीन बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा है, और चीन के संबंध जितने मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ गहरे हैं। आपने खुद देखा कि ताजिकिस्तान में उनकी जो शासक हैं, वहां की सरकार ने गनी को उतरने ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो इस वक्त भारत को बड़ी पिक्चर देखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कश्मीर में, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त कुछ भावना कुछ लड़कों में होगी, कुछ पाकिस्तानी भी इसको भावना को फैलाने की कोशिश करेंगे कि देखो इस्लाम फिर आगे बढ़ा है। हमें इसलिए उसका पूर्ण रूप से अपनी जो भी सुरक्षा प्रणाली है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आखिरी चीज मैं आपसे, जो शायद अनपॉपुलर है लेकिन और कड़वी है, लेकिन राजनयिक दुनिया जो है वो भावनाओं के आधार पे कभी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक। वो हितों के आधार पे चलती, ये सच्चाई। और इसलिए ये जरूरी है कि मैं तो 4 साल से कह रहा हूं, उससे ज्यादा, कि तालिबान से बात करिए। बिल्कुल, मुझे लगता है हाँ। कि उनकी जो हमारे खिलाफत है और हमारे जो विचार हैं उसमें कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब दुनिया उनसे बात कर रही थी, अफगान सरकार उनसे बात कर रही थी, तो हमें क्यों परहेज था? बिल्कुल ठीक है। दुबई में इस तरह की एक बैठक हुई भी थी। कर्नल दानवीर को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। कर्नल दानवीर, तालिबान से बात कर क्योंकि अब तालिबान को भी देश चलाना है, और जो 20 साल पहले जो तालिबान का रुख था, कहीं ना कहीं अब वक्त की जरूरत है कि वो उसको बदले, और रुख में ये बदलाव दिख भी रहा है तालिबान के। बातचीत विकल्प है क्या? भारत सरकार को इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए, और भारत सरकार ने बड़े प्रैक्टिकल कदम उठाया था जब दोहा के अंदर उन्होंने मुलाकात करी, ईरान के अंदर उन्होंने मुलाकात करी, और कहते हैं कि उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी तालिबान के साथ में बातचीत करी, और रशिया मॉस्को के अंदर भी बातचीत करी। तो बातचीत चल रही है, और मेरे को ये लगता है कि जो 2 दिन पहले जो ये भारत की परियोजनाओं की तारीफ तालिबान के प्रवक्ता ने करी, वो यूं ही नहीं कर दी, उसके पीछे बहुत सारा डिप्लोमेटिक होमवर्क शामिल था। और ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर हम धार्मिक कट्टरपंथी के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं,
तो हमारी दोस्ती सऊदी अरेबिया से भी है, हमारी दोस्ती ईरान से भी है। क्या वहां पर धार्मिक कट्टरपंथ नहीं है? क्या वहां पर लोगों के सिर कलम नहीं किए जाते? कहते हैं सऊदी अरेबिया में हर साल तकरीबन 600 लोग के सिर कलम कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे सारे संबंध हैं ना उनके साथ में। तो हमें तालिबान से क्या कष्ट है? वो उनका मुल्क है, वो जैसे चलाना चाहें वो चलाते रहें, लेकिन हमें अपने हित देखने पड़ेंगे। हम मेरी बात शायद ये पसंद ना आए, लेकिन हमें अपने हित देखने पड़ेंगे। और अपने हित के चलते जो भारत सरकार ने बैकडोर टॉक्स करी हैं तालिबान के साथ, बिल्कुल काबिले तारीफ है और बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए और मेरे ख्याल से संबंध बनाने चाहिए। मैं काटजू साहब कुछ कहना चाहते हैं। काटजू साहब, इसी में मैं जोड़ना चाहती हूँ कि एक आशंका बनी हुई है कि अलकायदा और आईएसआईएस जो हैं अब वो सिर उठाएंगे। इस आशंका को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अलकायदा और आईसिस जो है वो कट्टर विरोधी हैं एक दूसरे, वो एक ही स्पेस के लिए लड़ते हैं। ये माना जाता है कि तालिबान के अलकायदा के साथ संबंध थे और कुछ अंश तक ये भी विश्वास है कि वो संबंध चलेंगे, लेकिन आईसिस के साथ अलकायदा का विरोध है। इसलिए ये लोगों को विश्वास है कि आईसिस के खिलाफ तो तालिबान भी मोर्चा संभाले। पहली थी। दूसरी थी, आज के दिन अमेरिका और तालिबान का जो समझौता हुआ है वो ये है, चाहे वो पालन करे तालिबान या ना करे ये नहीं मालूम, समझौता ये है, अमेरिका ने कहा हम अपनी सेनाएं ले जाएंगे बशर्ते आप अलकायदा को और जो ये धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं इंटरनेशनल, उनको वहां शरण नहीं दें कि हमारे ऊपर वो आक्रमण कर सके। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम पूरी निगरानी रखेंगे और उनके पास जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसमें वो शिथिल पड़ा है, वो जरूर शिथिल पड़ा है, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिससे वो काफी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है। और डर आऊंगी काटजू साहब कि सेना अपने विमान से काबुल में फंसे दूसरे देश के लोगों को दोहा एयरपोर्ट ले जा रही है ताकि वो दोहा से अपने देश की फ्लाइट्स ले सके। तो अमेरिका की तरफ से पूरी मदद की जा रही है काबुल में फंसे लोगों को दोहा एयरपोर्ट और फिर दोहा एयरपोर्ट से अपने अपने देश उनको भेजने का काम किया जाएगा। तो दोहा एयरपोर्ट से लोग अपने देश की फ्लाइट ले पाएंगे। अमेरिका काबुल से लोगों को दोहा एयरपोर्ट पहुंचा रहा है। अमेरिका की घरेलू राजनीति से तालिबान को आंशिक फायदा मिला और इसी वजह से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है। क्या ये अमेरिका की डिप्लोमेटिक फेलियर माना जाए? तमाम दुनिया इस समय अमेरिका के फैसले की निंदा कर रही है, जिसमें ये फैसला लिया था जो बाइडेन ने कि अब अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में से वापस बुलाया जाएगा। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।